हेलो एवरीवन, वेलकम टू KNIS। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिक्स समिट को, जो अभी हाल ही में 14वां 14th ब्रिक्स समिट जो है वो हुआ है। चाइना के प्रेसिडेंटशिप में प्रेसिडेंट कौन थे इसके, प्रेसाइड कौन के थे? चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। यही इस बार के 14th ब्रिक्स समिट के प्रेसिडेंट हैं। 13th ब्रिक्स समिट अगर हम बात करें तो 13th ब्रिक्स समिट का प्रेसिडेंट हमारे प्राइम इंडिया था, और वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो भी वर्चुअल मोड में हुआ था। इस बार का ब्रिक्स समिट जो है 14th ब्रिक्स समिट भी वर्चुअल मोड में हुआ है, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा कोविड फैला हुआ है। तो आज हम लोग सारा कुछ डिटेल में ब्रिक्स का देखेंगे। ब्रिक्स है क्या, कैसे बना, इसका हिस्ट्री क्या है, अभी इसका क्या रिलेवेंट है, कितना ये सक्सेसफुल है, क्या क्या चैलेंजेज हैं ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। और इसमें एक और नया टर्म आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं, एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है, क्या? ब्रिक्स प्लस। तो ब्रिक्स प्लस क्या है? ब्रिक्स प्लस, या जैसा इस बार हुआ है ब्रिक्स आउटरीच प्रोग्राम। इसमें टोटल लगभग 22 कंट्रीज अटेंड किए थे लास्ट डे। और अभी हाल ही में कल ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया पे ब्लेम कर रहा था कि एक कंट्री के कारण हमें ब्रिक्स आउटरीच प्रोग्राम में अटेंड नहीं करने दिया गया, वो हमें बाहर कर दिया। तो ये देखें कि ब्रिक्स प्लस किसका वो दिमाग का उपज है, और ये कौन लाना चाहता है, और इसमें कौन कौन से कुछ कंट्रीज को ये अटेंड करना चाहते हैं, इसमें जोड़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार का जो 14th समिट है वो चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उनके चेयरमैनशिप में वर्चुअल मोड में हुआ है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का सबसे पहले जो टर्म जो एक क्वाइन किए थे वो कौन थे? जिम ओ नील। ये एक्चुअली में गोल्डमैन सैक जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, गोल्डमैन सैक, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। वो इस टर्म को चार कंट्री, ब्रिक के चार कंट्री, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इसके लिए ये टर्म यूज किए थे। और जो सबसे पहला जो ऑफिशियल जो फॉर्मल जो मीटिंग हुआ था ब्रिक्स का, वो ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर का हुआ था 2006 में। 2010 में 2009 में साउथ अफ्रीका को इन्विटेशन मिला। 2010 में फॉर्मली साउथ अफ्रीका ब्रिक्स ज्वाइन किया, दिसंबर 2010 में। और इसके बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से टोटल 5 कंट्रीज हो गए हैं ब्रिक्स में। अगर हम ब्रिक्स का कुछ फैक्ट्स देखें, अगर ब्रिक्स का हम कुछ फैक्चुअल डाटा देखेंगे, तो ब्रिक्स कंट्री के पांचों कंट्री जो है वो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन के 42% पॉपुलेशन है 5 कंट्री में। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया का पहला और दूसरा मोस्ट पॉपुलस कंट्री इसी का पार्ट है। टोटल दुनिया के टोटल जीडीपी का 24% जीडीपी इनके पास है। टोटल ट्रेड का 16% ट्रेड, और टोटल लैंड जो लैंड है उसका 27% ब्रिक्स कंट्री के पास। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास ब्राजील एक बड़ा कंट्री है, रसिया, चाइना, इंडिया, सब लगभग टॉप 10 में आने वाले कंट्री जो हैं, जो सबसे अगर एरिया के हिसाब से, लैंड के हिसाब से देखा जाए, जो टॉप 10 कंट्री हैं वो सारे हैं। तो इसलिए इसके पास 27% दुनिया का लैंड है। और ये दुनिया का 33% भोजन प्रोड्यूस करते हैं, ये पांचों कंट्री, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, रसिया। ये सब अपने अपने फूड प्रोडक्ट्स में बहुत आगे हैं। ये सब क्या है? मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो ये दुनिया का लगभग 1/3 फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, ये मेजर कुछ फैक्ट। अगर हम ब्रिक्स का अचीवमेंट देखें, क्या ब्रिक्स अभी तक अचीव क्या किया है, तो ब्रिक्स जो है वो ट्रेड को एक्सपैंड किया। ब्रिक्स कंट्री जो है वो ट्रेड अभी 16 पर, पहले जो 9% था उसको 16% तक ट्रेड को एक्सटेंड किए हैं। और ब्रिक्स कंट्री का आपस में ट्रेड जो है वो भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, ये लोग आपस में बढ़ा रहे हैं। तो ये मेजर इनका अचीवमेंट है। उसके बाद ये आपस में जो कंट्री है ब्रिक्स का, एक 2014 में जो फोर्ट लीजा में जो हुआ था मीटिंग, उसमें ये लोग कॉन्टेंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट किए थे, सीआरए का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जो कि एक दूसरे को म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। और ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, जो जैसे 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था, इस सबको देखते हुए ये सेट किया गया कि अगर हमारे मेंबर कंट्री को कुछ इशू होगा तो हम एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद जो सबसे बड़ा अचीवमेंट दुनिया ये ब्रिक्स का है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि फोर्टलीजा डिक्लेरेशन 2014 में, ब्राजील में जो सबमिट हुआ था फोर्टलीजा में, उसके डिक्लेरेशन से 2014 में ब्रिक्स बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर संगाई में है, संगाई चाइना में है। ये बनाया गया, इसका मेन क्या था, ये जैसे अभी हम लोग IMF और वर्ल्ड बैंक जो है,
इसके अल्टरनेट इसको देखा गया, ये IMF और वर्ल्ड बैंक के अल्टरनेट में इसको बनाया जा रहा है, और उसमें जो कुछ डिमेरिट्स हैं उसको यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया। जैसे अगर हम IMF और वर्ल्ड बैंक का बात करें तो वहां पे शेयर बेस्ड वोटिंग राइट होता है, जितना आपका शेयर है उस बेसिस पे वोटिंग राइट रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबका वोटिंग राइट 1-1 है और सबको लगभग 20% का मिला हुआ है। दूसरा क्या है कि आप न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकता है, लेकिन एक इसमें कंडीशन क्या रखा गया है कि जो ब्रिक्स कंट्री, पांचों कंट्री हैं, उनका शेयर 55% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि बाकी कंट्री के लिए 45% शेयर ही रखा गया, इसमें ही ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं ज्वाइन कर सकता। जैसे ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो सभी को लोन देता है, इंफ्रा डेवलपमेंट में, क्लाइमेट डेवलपमेंट में, ये सारे एरियाज में लोन दिया जाता है। उसके बाद ब्रिक्स जो है एक बहुत बड़ा न्यू स्टेक होल्डर 21st सेंचुरी में ग्लोबल एजेंडा के लिए बनकर आया। जैसे ये जो है ये नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी अगर हम देखें, ब्रिक्स को अगर देखते हैं तो इधर ब्राजील साउथ में है और साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ में रसिया, चाइना, इंडिया, तो नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटीज को हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो एशिया, सारे जो कॉन्टिनेंट है लगभग 4 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्राजील जो है वापस साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इंडिया, चाइना, एशिया, रसिया, यूरोप और एशिया दोनों को, यूरेशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे एक नया एक स्टेक होल्डर, एक नया पोलर, जो हम बोलते हैं मल्टी पोलर जो एजेंसी, जो उसमें एक नया एजेंसी ये बनकर आया। और ये इसमें लगभग दुनिया के जो मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे बनकर आए। इस तरह से इसका बहुत सारा अचीवमेंट जो ये इनका एक मेजर अचीवमेंट हो। और दूसरा क्या है, और इनका मेजर अचीवमेंट अगर हम देखें तो इतने सारे टेंशन होने के बावजूद ब्रिक्स समिट जो है वो कंटिन्यू होते रहा। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स समिट में, जैसे अभी ही देखो ब्रिक्स समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटेंड किए, पिछले बार चाइनीज प्रेसिडेंट भी अटेंड किए थे। तो ब्रिक्स ये सारा एक मेजर अचीवमेंट है कि हम सारे कंट्रीज को एक साथ आपस में लेकर चल रहे हैं, ये एक मेजर अचीवमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिक्स का फेलुअर कहाँ पे हुआ है, ब्रिक्स कहाँ पे फेल कर रहा है, ब्रिक्स का जो अपना जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें ये कहाँ पे फेल कर रहा है। तो सबसे बड़ा फेल क्या कर रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पे फेलुअर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी बिटवीन चाइना एंड अदर ब्रिक्स मेंबर। ये सबसे, चाइना जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीज में है, वो उसका शेयर जो है देखा जाए तो उसका शेयर बहुत ज्यादा है। और जो स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी जो है ये हमारे कंट्री के बीच में बहुत ज्यादा है, चाइना का इकोनॉमी सबसे ज्यादा है और वो इकोनॉमिकली से ज्यादा शेयर कर रहा है। फिर दूसरा इनका सबसे बड़ा फेलियर क्या है, अभी तक ये गोल फिक्स नहीं किए। तो मेनली ब्रिक्स का गोल क्या है, मोटो क्या है, यानी कि ये अभी तक अपना चार्टर फिक्स नहीं किए हैं। तीसरा इनका फेलियर क्या है कि ब्रिक्स कंट्री क्लाइमेट पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लाइमेट पे इनका कोई सफिशियंट गोल नहीं है कि क्लाइमेट की दिशा में क्या करना चाहिए। जो इतना क्लाइमेट, जितने जो है चारों पांचों कंट्री जो है वो क्लाइमेट प्रोन कंट्री है, डिजास्टर प्रोन, लेकिन अभी भी ये क्लाइमेट पे उतना कोई इनका डिस्कशन नहीं चल रहा, इस पर कंप्लीटली फेलुअर है। उसके अलावा ब्रिक्स होने के बाद भी, ब्रिक्स पे सारे होने के बाद यहाँ इनका पॉलिटिकल टेंशन रिजोल्व नहीं हो पा रहा। जैसे इंडिया चाइना का इशू, बॉर्डर इशू बहुत ज्यादा है, चाइना रसिया का बॉर्डर इशू है, लेकिन ये लोग इसको रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं। अफ्रीका का इंटरनल इशू, ब्राजील का इंटरनल इशू, ये लोग इसको रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ये फेल हो गए हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो है, ब्रिक्स कंट्री का आपस में इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत स्लो है, मात्र अभी भी ये 16% पे ही पहुंचे हैं, इससे ज्यादा इनका नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू इनके लिए है, जो कि इन पे इनको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये उस लेवल पे, जैसे गोल्डमैन सैक जो था, जो ये ब्रिक वर्ड क्वाइन किया था, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्रिक इन्वेस्टमेंट फंड से बाहर हो गया, क्योंकि वो बोला कि इनका रिटर्न जो है वो बहुत पुअर है। उसके अलावा S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो रेटिंग एजेंसी है, ये इनके बारे में ये बोला कि क्या इनका कोई रिलेवेंस है, ये बहुत ही बिग ग्रुप है, इसका इकोनॉमी के मामले में कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ये सारा कुछ इनका एक बहुत बड़ा फेलियर है कि ये इकोनॉमी में बहुत ऊपर नहीं जा पाए। इनका जो इनिशियल गोल है अभी तक वो ही ये अचीव नहीं कर पाए, ना तो ये आपस में सही से जैसे आप देखो इनका ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल फोरा पे एक कंट्री दूसरे कंट्री को सपोर्ट नहीं करता। अगर हम देखें तो सैंक्शन कमेटी है यूएनएससी में हमेशा इंडिया के अगेंस्ट चाइना रहता है या चाइना के अगेंस्ट इंडिया रहता है, इन लोग के बीच में अपना गोल ये लोग अचीव ही नहीं कर पा रहे।
फिर ये मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वहां पर रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। जैसे यूएनएससी का रिफॉर्म करने का बात चल रहा है, तो इंडिया जो रिफॉर्म का बात करता है तो चाइना उसको रोक देता है। डब्ल्यूटीओ को में कोई रिफॉर्म नहीं हो पाया, आईएमएफ में कोई रिफॉर्म नहीं हो पाया, वर्ल्ड बैंक में कोई रिफॉर्म नहीं हो पा रहा, यूएनएससी में कोई रिफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो ये सब रिफॉर्म करने के लिए ही ब्रिक्स को बनाया गया था, वो सबके अल्टरनेट, ताकि वहां पे ये लोग एक साथ आवाज उठा सकें और उसको रिफॉर्म। जैसे यूएनएससी में, यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप में, परमानेंट मेंबर में ऐड करने के लिए ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका एक साइड पे, वहीं रसिया न्यूट्रल के बोझ में है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन चाइना सीधा इसके अगेंस्ट में, चाइना हमेशा इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे लोग रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा इनका इंस्टीट्यूशन और पुअर गवर्नेंस, इनका इंस्टीट्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने साल होने के बाद भी अभी तक ये 14th समिट चल रहा है, तो इसके बावजूद इनका गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत पुअर है। वो इसका भी इनका चार्टर नहीं है, ये सारा कुछ इनका बहुत बड़ा इशू है। तो इसमें इनको, और दूसरा क्या है, ब्रिक्स जो हैं वो आपस में कोई ज्यादा खास एग्रीमेंट नहीं साइन कर पाए। इनका जो जैसे चाइना के साथ इंडिया का एग्रीमेंट इशू चल रहा है, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कर पा रहे हैं। तो ये सारा इनका जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज, ये बहुत बड़ा इनका फेल्यूर है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके चैलेंजेस का कि क्या चैलेंजेज है, ब्रिक्स का क्या चैलेंजेज है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इनका हेटेरोजेनिटी है। मीन्स ये सारे कंट्री जो हैं वो आपस में एक साथ नहीं है, ये सब बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका नेचर अलग अलग है, इनका डाइवर्स इंटरेस्ट है, ये इनका अलग अलग ग्रुपिंग है एक दूसरे का। जैसे इंडिया का क्वाड ग्रुपिंग, क्वाड पे चाइना अगेंस्ट में रहता है, चाइना बोलता है ये एंटी चाइना ग्रुप है। उसी तरह एससीओ का ग्रुपिंग, जिसमें एससी है वो इसको यूएस बोलता है कि ये एंटी यूएस ग्रुप है। तो ये अलग अलग ग्रुपिंग में फैल बटे हुए हैं, और ये लोग में एक हेट्रोजेनिटी का एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको एक साथ लाना होगा। दूसरा क्या है चैलेंजेस, क्या है, चाइना सेंट्रिक। ये जो ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली, ये ब्रिक्स जो है वो चाइना सेंट्रिक हो गया, क्योंकि चाइना का दबदबा यहाँ पे, चाइना जो है वो अपना इसको एज ए अपना इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये एज ए प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर रहा है। अगला क्या है, इनको ग्लोबल मॉडल जो है गवर्नेंस के लिए वो इनको लाना पड़ेगा, पॉपुलर इनको कंस्ट्रक्टिव ऐसा लाना पड़ेगा। ब्रिक्स कंट्री का नेचर जो है वो डाइवर्स नेशन है, हर कंट्री का एक अलग अलग डाइवर्स नेचर, बिल्कुल अलग अलग नेचर का। जैसे इंडिया बिल्कुल अलग डाइवर्स कंट्री है, चाइना डाइवर्स कंट्री है, रसिया एक अलग डाइवर्स कंट्री है, ब्राजील और इसी तरह से साउथ अफ्रीका, सब के सब बिल्कुल डाइवर्स कंट्री हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबको ये जगह पे लाना। इनका नेचर जो है ग्रुप का वो अनक्लियर है, मतलब कि ग्रुप का प्योर मोटो विजन से सब अभी भी अनक्लियर है, किस क्या है ये, इकोनॉमिकल ग्रुप है, डिफेंस ग्रुप है, या कौन स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, क्या है इसका, इनका नेचर बिल्कुल अनक्लियर है। अगला क्या है, ये एंटी यूएस स्ट्रक्चर, मीन्स ये ब्रिक्स को एंटी यूएस देखा जाता है, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपना इंटरेस्ट को लाने का एक प्लेटफॉर्म, तो इसको एंटी यूएस के रूप में देखा जाता है। तो ये भी है कि जैसे अभी ब्रिक्स प्लस लाने का बात किया जा रहा है, ब्रिक्स प्लस, चाइना एक प्रपोजल दिया था ब्रिक्स प्लस का, जिसमें कुछ कंट्रीज को वो इंक्लूड करना चाह रहा था, जैसे अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, सऊदी, यूएई, नाइजीरिया, सेनेगल और थाईलैंड। इसी तरह ईरान, चाइना चाहता है कि ईरान भी कहीं ना कहीं ब्रिक्स में शामिल हो जाए। तो ये सारा इशू जो है वो उसको वो एंटी यूएस के रूप में इसको देखा जाता है, जो बेस्ट जो है वो इसको अपने अगेंस्ट एक ग्रुपिंग देखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको आपको एंटी यूएस या कोई भी अलग जो इंस्टीट्यूशन है उसको आपको अगेंस्ट में नहीं दिखाना है। उसके अलावा ये जो चैलेंजेस में क्या है, ब्रिक्स को इफेक्टिव बनाना होगा। अभी ब्रिक्स इफेक्टिव नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक कंट्री जो है वो इंटरनेशनल फोरा पे, जो अलग जो ग्लोबल फोरम है वहां पे एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। इसी कारण ये जो ग्रुप जो है वो इफेक्टिव नहीं है, ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको इनको दूर करना होगा, और इनको देखना होगा कि इस चैलेंज को कैसे हम दूर करें। इसके अलावा अगर हम रेलेवेंस देखें, क्या अभी ब्रिक्स का रेलेवेंस कितना है, ब्रिक्स कितना दुनिया पे इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिक्स बहुत, ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स का रेलेवेंस नहीं है। ब्रिक्स जो है वो ग्लोबल ग्रोथ में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा एक ये पिलर के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह से ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा, अगर ये सारे कंट्री जो हैं वो एक साथ एक लैंग्वेज में बोल, जैसे अगर हम WTO का बात करें तो क्लाइमेट के अगेंस्ट में, एग्रीकल्चर पे इंडिया और चाइना जब एक साथ हो गया था तो कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया था वहां से।
तो ये सब यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो एक बहुत ही रिलेवेंट है। फाइनेंशियल देखें तो हम जो है यहाँ पे जैसे वेस्ट जो है वो उतना ये इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज में उतना ध्यान नहीं देता, तो हम लोग ब्रिक्स और ईएमडीसी के बीच में मिलकर एक नया इनिशिएटिव बना सकते हैं और इसमें हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ प्लेयर जैसे एनडीबी जो है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसके थ्रू ब्रिक्स जो है वो आईएसए को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, यहाँ पे वो लोन ये सब देकर सारे कंट्री को सस्टेनेबल ग्रोथ में वो एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये सारा कुछ कर सकता है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था इसको ऐसा कुछ ना हो, इस पे हम लोग काम ब्रिक्स काम कर सकता है। तो ये रिलेवेंट है और यहाँ पे इसका रिलेवेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा सिक्योरिटी के मामले में अगर देखें तो ये पूरे चार चार कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं, चारों कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी को भी ये बहुत अच्छे से ये ध्यान दे सकता है और यहाँ पे ये किया जा सकता है। इस वजह से यूएस जो है, यूएस और रशिया का जो एग्रीमेंट था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज पे, आईआरएनएफ से, ये भी वो लोग दूर हो गए। उनका जो स्टार्ट जो उनका जो ट्रीटी था उससे भी वो बाहर हो गए। तो ये सब को देखते हुए सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे एक नया एक होमोजेनिटी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है ब्रिक्स जो है वो, क्योंकि यहाँ पे रसिया, चाइना, इंडिया, अगर ये तीन कंट्री चाहेंगे तो पूरे वर्ल्ड पे ये लोग पीस को मेंटेन करवा सकते हैं। ये लोग में इतना अभी इन लोग का पोजीशन ऐसा हो गया। ये हम देखते हैं जो ब्रिक्स कंट्री जो है वहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा पॉवर्टी यहीं पे लगभग है। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना में भी है जो कि बहुत तेजी से रिडक्शन लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये पांचों कंट्री जो है, रसिया या पांचों कंट्री अगर मिलकर पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करें तो दुनिया से बहुत ज्यादा पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये अपने अगर अपने देश में लोग किसी मॉडल को यूज करते हैं पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, तो उस मॉडल को ये जो और भी जो पुअर कंट्रीज है वहां पे लगा यूज कर सकते हैं, वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं और वहां भी पॉवर्टी रिडक्शन में लोग हेल्प कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखें अगर हम बोला जाए तो क्या अभी इस टूडेज वर्ल्ड में ब्रिक्स का कोई रिलेवेंस है? ऑब्वियसली ब्रिक्स का रिलेवेंस है। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक मल्टी जो हमारा जो मल्टी पोलर जो वर्ल्ड है उसमें एक बहुत बड़ा पिलर के रूप में ब्रिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है और ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का रिलेवेंस खत्म नहीं हो। अब हम लोग देखते हैं इंडिया के लिए ब्रिक्स इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो सबसे पहले तो जियो पॉलिटिक्स में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट फोरम है, जहाँ पे ये सारे जो पांच इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं कॉन्टिनेंट्स के, उनके साथ ये एक बैलेंस कर सकता है और एक आवाज उठा सकता है। ब्रिक्स जो है वो इस चीज को हेल्प करेगा बैलेंस करने में। यूएस जैसे यूएस, चाइना, रसिया एक्सिस एक अलग एक्सिस बना है, यूएस का एक अलग एक्सिस है। इंडिया हर ग्रुपिंग में, जैसे क्वाड का हम बात करें तो वो यूएस का है, क्वाड है, चाइना इधर ब्रिक्स है, एससीओ है। तो ये दोनों एक्सिस के बीच में इंडिया जो है वो बैलेंस का रोल काम कर सकता है, बैलेंसिंग रोल के रूप में इंडिया ये चीज कर सकता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ब्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है, यहाँ पे ये बैलेंसिंग के रूप में देख सकता है। दूसरा क्या है, हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो इससे हम लोग कर सकते हैं और अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है सबको प्रमोट कर सकते हैं। ब्रिक्स कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करने के लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर जैसा कि कोरोना हुआ, कोरोना कोविड टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो गड़बड़ हो गया था, तो इसको सेट करने में यार ये इंडिया को बहुत हेल्प कर सकता है। उसके बाद इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन का वॉइस बन सकता है ब्रिक्स के थ्रू। ब्रिक्स को वो एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है और ये जो ग्लोबल साउथ जो है जिसे कि हम लोग अंडर डेवलप्ड मेनली बोला जाता है ग्लोबल साउथ को, इसका इंडिया एक वॉइस बन सकता है और इसके लिए वो ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज कर सकता है। टेररिज्म, टेररिज्म अभी दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। इस टेररिज्म को खत्म करने में इंडिया ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है, क्योंकि कैसे पाकिस्तान और चाइना का एक्सिस, चाइना के साथ अगर इंडिया अच्छा रिलेशन रखता है वो पाकिस्तान पे, तो इसके थ्रू वो प्रेशर बनवा सकता है और टेररिज्म को रोक सकता है। और इसके अलावा जैसे एससीओ है, एससीओ में टेररिज्म का एक अलग रैट जो है, तो वो इसी तरह यहाँ भी ब्रिक्स में भी टेररिज्म के अगेंस्ट में कोई एक ग्रुपिंग हो सकता है और ये टेररिज्म को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ग्लोबल ग्रुपिंग इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स के थ्रू वो कर सकता है। जैसे ग्लोबल ग्रुपिंग में अगर हम बात करें यूएनएससी, एनएसजी, ये सब जगह पे इंडिया के मेंबरशिप के लिए सबसे बड़ा जो ब्रेक है वो चाइना है। ब्रेकर का रोल कौन निभा रहा है? चाइना। चाइना इंडिया को कंप्लीटली यहाँ पे रोक दे रहा है। तो इंडिया जो है वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को यूज करके चाइना का जो इशू है उसको रिजोल्व कर सकता है।
ब्रिक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया और चाइना रेगुलरली मिलते हैं। इंडिया और चाइना के मिनिस्टर्स और भी जो जितने जो फोरम, ब्रिक्स फोरम है, सब जगह पे लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे ये अपने जो इशूज हैं उसको रिजोल्व करके ग्लोबल लेवल पे एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शो कर सकते हैं और एक बड़ा वॉइस बन सकते हैं। तो ये सब के कारण इंडिया के लिए ब्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है। इकोनॉमी, टेररिज्म, ग्लोबल रिलेवेंस, जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी, ये सब के लिए ब्रिक्स जो है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा हम लोग देखें चैलेंजेस है, क्या रिलेवेंस क्या है ब्रिक्स का क्या इशू है, ये सारा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, ब्रिक्स क्या क्या कर सकता है और क्या ये कर। तो ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है वो एक साथ बिना डिवाइड हुए, जैसे यूएनएससी में हम देखते हैं, यूएनएससी में चाइना और इंडिया हमेशा डिवाइड रहता है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट में कभी नहीं बोलते हैं। तो अगर कोई अपना गोल को अचीव करना है तो उन लोग को जो भी इश्यूज है वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे रिजोल्व करके वहां पे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनना होगा इंटरनेशनल फोरम पे, ताकि इनकी आवाज को सुना जा सके। इंडिया चाइना के लिए जहां पे जरूरत हो वहां पे उसके लिए खड़ा हो, उसको सहयोग करे, और जहां पे चाइना को जरूरत हो वो इंडिया को सहयोग करे और इंडिया को कोऑपरेट करे। ये दोनों के बीच में जरूरी होगा, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं। तीसरा क्या है, इंडिया जो है वो रशिया के साथ पार्टनरशिप करे और मॉस्को को एक अपना इम्परेटिव में देखने का मौका दे, क्योंकि मॉस्को का एक अलग इशू है। हम रसिया के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन के आधार पर हम वर्ल्ड का रिलेशन तय नहीं करें, ये इंडिया को करना होगा। ब्राजील के साथ हमको ज्यादा, जैसे ब्रिक्स कंट्री में ब्राजील जो है, ब्राजील में बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो करने की जरूरत है, क्योंकि ब्राजील के साथ ओनली $7 बिलियन का ट्रेड है और चाइना के साथ हमारा ट्रेड जो है वो 100 बिलियन का है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है सबके ट्रेड को ब्रिक्स कंट्री के साथ। इंडिया जो है अपना ब्रिक्स का जो इंटरनल डिवीजन है इसको भी ध्यान रखे, वाशिंगटन के साथ हम लोग ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, यूएस के साथ हम लोग ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, बहुत सारा इशू टाइज हो रहा है यूएस के साथ। जैसे जैसे यूएस के साथ दो तरह का क्वाड पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, एक गल्फ क्वाड जो है, वेस्ट एशिया में जो क्वाड बना है, एक इधर जो इंडो पैसिफिक पे जो क्वाड है। तो ये सब को देखते हुए जो ब्रिक्स का जो इंटरनल डिवीजन है इसको भी हम लोग को एक्नॉलेज करना होगा और कंप्लीटली यूएस के साथ नहीं जा सकते हैं। अभी जो ब्रिक्स लीडर जो है वो उनका पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, सारे ब्रिक्स लीडर का पर्सनालिटी जो है वो अभी बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, ये सबका पर्सनालिटी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत स्ट्रांग है। तो इस पर्सनालिटी को ये लोग यूज कर सकते हैं रिकॉग्नाइज करवाने में, अपनी बात को मनवाने में। पाथ ऑफ इकोनॉमी, इंडिया और ब्रिक्स का जो और भी नेशन है जो कोविड के टाइम में जो इनका जो इकोनॉमी जो ब्रेकडाउन हुआ है इसको सब मिलकर ज्यादा तेजी से रिकवर कर सकते हैं, इसमें ये लोग हेल्प कर सकते हैं। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इससे अफ्रीका, ब्राजील को बहुत ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट पे उनको लोन देने की जरूरत है। तभी तो ब्रिक्स कंट्री, अगर सारे ब्रिक्स कंट्री एक साथ डेवलप करेंगे तभी जो ब्रिक्स का मोटो है, गोल है, वो सक्सेसफुल होगा और ये अपने जो इनका जो एम रखा गया इस पे ये को ये अचीव करेंगे। ब्रिक्स के उसके बाद अलावा क्या है, इनका और क्या करना चाहिए, ब्रिक्स जो है वो क्लाइमेट पे इनका एक साथ आवाज होना चाहिए। ये क्लाइमेट पे कोई एक स्पेशल फंड बनाए जो कि क्लाइमेट से जो हमारा जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम हो। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेड, इन पे इनका एक मत होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो आरसीईपी से इंडिया बाहर हो गया, चाइना है, तो इसी तरह से इन लोग को ट्रेड ये सब पे अब एक साथ होना होगा। जो भी इनका इशू है इंडिया चाइना का वो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे रिजोल्व कर ले और बाकी प्लेटफॉर्म पे दोनों एक साथ शो करें, तो ब्रिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा और इससे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनका भी आपस में ट्रेड जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सारा वे फॉरवर्ड है जो कि हम लोग अभी देखें ब्रिक्स के बारे में। तो ये ब्रिक्स का जो ओवरऑल जो हम समरी देखें वो ये था कि ब्रिक्स हमारे लिए रिलेवेंट भी है, ब्रिक्स का इंडिया के लिए क्या, अगर हम इंडिया के सेंस में देखें तो इंडिया के लिए ब्रिक्स कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका कैसे यूज कर सकता है, इसके अलावा ब्रिक्स को सुधार के लिए क्या करना चाहिए और ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंस है, ब्रिक्स का क्या फैक्चुअल चाहिए, सारा कुछ हम लोग देखें। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा हो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज होगा उसके लिए। तब तक के लिए ओके बाय।